पाठ 6 उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। प्रेसिडेंसी का अर्थ शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसीज बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसीज सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज यानी व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ये प्रेसिडेंसी शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। यह चित्र 1 दिया है जिसमें मछलीपट्टनम का एक दृश्य दिखाया है सन 1672 का। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व घटता गया। चित्र 2 है। 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह इसमें दिखाया गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगा। शहरीकरण और विशहरीकरण अभी शब्द आए हैं। शहरीकरण का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी? आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है? इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों का अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारे राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना सन 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। दरगाह यानी सूफी संत का मकबरा, खानकाह यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे सेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। कुलदे सेक यानी ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था।
इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत के रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब जब टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग। चित्र 3 यहाँ दिया है। 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर इसमें दिखाई गई है। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से लिया हुआ है। इसमें बाईं ओर लाल किला दिखाई देता है। शहर को घेरने वाली दीवारों को देखने दिखाई देती हैं। इसमें बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है। अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है। जब नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है उसे अब दरियागंज कहा जाता है। दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब बाजार। चित्र 4 यहाँ है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाजा इसमें दिखाया गया है। मीनारों और पूरे गुंबदों वाली ये भारत की पहली मस्जिद है। चित्र 5 में दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिखाई गई है। स्रोत 1। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी। शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी। नई दिल्ली का निर्माण 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू फारसी संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानवशास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यह मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। इस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर यानी अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारा को मारा, घर जला डाले। न जाने कितनी औरत, मर्द, आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी म्यांमार जो अब है वहाँ भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरक्स बना दी। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। उन्होंने वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। खासतौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया।
यहाँ चित्र 6 दिया है। ब्रिटिश टुकड़ियां दिल्ली की सड़कों पर विद्रोहियों का कत्लेआम करके बदला ले रही इसमें दिखाई गई है। स्रोत 2, कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ है। दिल्ली में आ रहे बदलावों पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा था, क्या लिखूं? दिल्ली की जिंदगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाले चौकड़ियों और सालाना गुलफरोशान से धड़कती है। गुलफरोशान यानी फूलों का त्योहार। जब ये सारी चीजें ही यहाँ नहीं हैं तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है? हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का भी शहर हुआ तो जरूर है। चित्र 7 दिया है। जामा मस्जिद से देखने पर जो दृश्य दिखाई देता है उसका चित्र है ये फोटो। मस्जिद के चारों तरफ बनी इमारतों को दिखाया गया है। इसमें 1857 के बगावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया था। चित्र 8 है जिसमें आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का दृश्य दिखाया गया है। गतिविधि, चित्र 7 और 8 की तुलना करें। इन चित्रों में जो फर्क दिखाई देता है उससे यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़े होंगे। एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसरॉय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसरॉय के महल यानी वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्सवे, जो वर्तमान राजपथ है, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसरॉय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसरॉय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। ये काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। इसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। चित्र 9 यहाँ दिया गया है। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन दरबार इसमें दिखाया गया है। इस दरबार में 1 लाख से ज्यादा भारतीय राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। चित्र 10 है। रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित वायसरीगल पैलेस यानी वर्तमान का राष्ट्रपति भवन। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप राष्ट्रपति भवन की ओर देखते हुए रायसीना हिल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बेकर की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि इस इमारत की ओर देखने से भव्यता और ब्रिटिश सत्ता की ताकत का बोध होता है? स्रोत 3, नई दिल्ली की कल्पना।
दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसरॉय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, ये एक पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। गतिविधि। क्या आप इस अध्याय में ऐसे 2 उदाहरण ढूंढ सकते हैं जिनसे पता चलता है कि राजधानी की छवि के बारे में कोई भिन्न तरह की सोच भी मौजूद थी? विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बढ़ी, तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरक्स और बाग बगीचों में कर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियाँ इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। उनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। यह चित्र 11 दिया विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में बने शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे, उसको दिखाया गया है। पुराने शहर के भीतर। इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं यानी बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे वाली नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। यहाँ चित्र 12 है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी इसमें दिखाई गई है। चित्र 13 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक इसमें दिखाया गया है। हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई देती हैं। 4 दीवारों से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी।
एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप खुले अहाता में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमरुद्दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों यानी डेरवाल, मशालची, खातेदारों, क्लार्क्स, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलुआं छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। गतिविधि 2 बच्चों की कल्पना कीजिए। उनमें से एक हवेली में रहता और दूसरा औपनिवेशिक बंगले में। अपने परिवार के साथ उनके संबंधों में क्या फर्क होगा? आप कौन से बच्चे की तरह जीना पसंद करेंगे? अपने सहपाठियों के साथ अपनी राय पर चर्चा करें और बताएं कि आपने यह चुनाव क्यों किया। यहाँ चित्र 14 है जिसमें नई दिल्ली का एक औपनिवेशिक बंगला दिखाया गया है। नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीनों को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। ये कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्क्स के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बंटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। यह चित्र 15 है जिसमें पुरानी दिल्ली की एक सड़क दिखाई गई है। अन्यत्र दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। यहाँ चित्र 16 दिया है और चित्र 17 दिया है। इन चित्रों को देखें तो हम पाएंगे कि इन दोनों इमारतों में भारी समानता है, लेकिन ये दोनों इमारतें बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों की है। इस बात से क्या पता चलता है? 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकर की मुलाकात केपटाउन के गवर्नर सिसिल रोड्स से हुई, जिससे बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। चित्र 17 में दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया। यूनियन बिल्डिंग की भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन, जैसा यहाँ चित्र 16 में दिखाया की तरह, एक पहाड़ी पर स्थित थी।
हम इसमें देखते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। आइए कल्पना करें, मान लीजिए कि आप सन 1700 के आसपास शाहजहानाबाद में रहते हैं। इस अध्याय में दिए गए ब्यौरों के आधार पर उस जीवन के किसी एक दिन के अपने अनुभव लिखें। फिर से याद करें। पहला, सही या गलत बताएं। कै, पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए। ख, सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। ग, 20वीं शताब्दी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। घ, 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। ङ, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। 2, रिक्त स्थान भरें। क, सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत रिक्त स्थान थी। ख, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तैयार करने वाले 2 वास्तुकार रिक्त स्थान और रिक्त स्थान थे। ग, अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को रिक्त स्थान मानते थे। घ, रिक्त स्थान के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की गई। 3, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढें। 4, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे? आइए विचार करें। 5, विशहरीकरण का क्या मतलब है? 6, अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी? 7, पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदलता गया? 8, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? आइए करके देखें। 9, अपने शहर या आसपास के किसी शहर के इतिहास का पता लगाएं। देखें कि वह कब और कैसे फैला तथा समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए हैं। आप बाजारों, इमारतों, सांस्कृतिक संस्थानों और बस्तियों का इतिहास दे सकते हैं। 10, अपने शहर, कस्बे या गांव के कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाएं। पता लगाएं कि ये व्यवसाय कब से चले आ रहे हैं। इस सूची से इस इलाके में आए बदलावों के बारे में क्या पता चलता है। पुस्तक समाप्त हो गई।